आज का टॉपिक एड्स है और एक ऐसा डिजीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड या जिससे बहुत सारी डेथ हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में और इंडिया में, वो होगा। इससे नीट से और बोर्ड से बराबर क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अभी जो हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो एड्स डिजीज़ है, जिसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें किसी भी पर्सन या पेशेंट जो एड्स से सफ़र कर रहा है उसकी पूरी इम्यूनिटी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और एड्स पेशेंट जनरली इम्यून सिस्टम ख़राब होने के कारण बहुत सारे एक साथ बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र करते हैं और उसमें बहुत सारे सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए इसमें लास्ट में एक वर्ड जुड़ा है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ही है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो जिसको भी एड्स होता है उसमें बहुत सारे डिजीज़ होने के कारण बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसलिए इस डिजीज़ का नाम भी है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्चुअल में एड्स का पूरा मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे एक्वायर्ड का मतलब ऐसा डिजीज़ जो नॉन कंजेनाइटल हो। नॉन कंजेनाइटल डिजीज़ मतलब जो बर्थ के बाद होता। कोई भी डिजीज़ जो बर्थ से पहले हो, जनरली जेनेटिक डिजीज़, उसे हम कंजेनाइटल डिजीज़ बोलते हैं, और बर्थ के बाद होने वाले डिजीज़ को नॉन कंजेनाइटल या फिर एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं। तो ये डिजीज़ एक्वायर्ड डिजीज़ है जो जनरली बर्थ के बाद होती है। हाँ, मदर से, इन्फेक्टेड मदर से कई बार चिल्ड्रन में भी या चाइल्ड में भी ये डिजीज़ पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसे हम कॉन्जेनाइटल नहीं, नॉन कॉन्जेनाइटल डिजीज़ बोलेंगे, जो कि एक्वायर्ड डिजीज़ है। और याद रहे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब एक ऐसा एक्वायर्ड डिजीज़ जिसमें किसी भी पर्सन में इम्यून सिस्टम की डिफिशिएंसी हो जाती है। डिफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है, और उससे बहुत सारे डिजीज़ होने के कारण उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो एड्स एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें पर्सन में बहुत सारे डिजीज़ होने के कारण बहुत सारे सिंड्रोम भी दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और एड्स जिस वायरस या जिस पैथोजन की वजह से कॉज करता है एड्स जो भी, उसे हम HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में भी ये बता रहा है कि एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी में डिफिशिएंसी ला देता हो, कमी ला देता हो, उसे हम HIV वायरस बोल रहे हैं। तो मेन पैथोजन एड्स का हो जाएगा आपका HIV वायरस। और इसमें इस HIV वायरस का अगर क्लास या ग्रुप पूछे तो वो लेंटी वायरस है। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस वायरस का वो ग्रुप है जिसमें एक प्रोसेस चलती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें RNA से DNA बनता है। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें RNA से DNA बनता है। तो जनरली DNA से RNA बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और अगर RNA से DNA बन रहा हो तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जिस भी वायरस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती हो जो RNA से DNA बना करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता हो, उसे हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो ये याद रहे कि एड्स के वायरस HIV वायरस को रेट्रोवायरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, अपने RNA से ये DNA बना सकता है। और क्यों? क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाई जा रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम कैपेबल होती है RNA से DNA बनाने की। तो एड्स डिजीज़ के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो HIV है। और याद रहे कि पहली बार पूरे वर्ल्ड में, पहली बार ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम अगर एड्स डिजीज़ पाई गई थी तो 1981 में, और इंडिया में ये डिजीज़ पाई गई थी 1986 में। 1981 में पूरे वर्ल्ड में ये जो डिजीज़ पाई गई थी ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहला केस एड्स का पाया गया था 1981 में। और इंडिया के चेन्नई में ये पहली बार एड्स का केस मिला था 1986 में। चेन्नई याद रखेंगे, तमिलनाडु याद रखेंगे। अच्छा, एड्स जो हम मनाते हैं वो 1 दिसंबर को मनाते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको भी हमें याद रखना है। दूसरा ये याद रखेंगे कि एड्स एक ऐसा डिजीज़ है, सिंपल भाषा में बोले तो एड्स एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। अब इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू फाइट विथ एन डिजीज़। मतलब कोई भी पर्सन की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर डिजीज़ से कोई फाइट करता है तो उसको हम बोलते हैं ये उसकी इम्यूनिटी है। तो जिस पर्सन को एड्स होता है उसकी इम्यूनिटी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी रहती है। और बहुत ही सिंपल आइडिया है, एक्चुअल में इम्यूनिटी हमारी जो है, जो डिजीज़ से फाइट करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और हमारी बॉडी में उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है
तो वो होती हैं एंटीबॉडी। आपके बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडी हैं वो पैथोजन से फाइट करती हैं, और अगर पैथोजन से फाइट कर रही हैं तो पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो पैथोजन से डायरेक्टली फाइट करना या फिर डिजीज़ से इनडायरेक्टली फाइट करना, ये इम्यूनिटी है। और इसके लिए अगर कोई मेनली रिस्पॉन्सिबल है तो हमारी बॉडी में बनने वाली एक स्पेशल प्रोटीन जिसे हम आर्मी भी बोलते हैं, और इस स्पेशल प्रोटीन जिसको हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं, एंटीबॉडी के बनाने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी बी लिम्फोसाइट सेल। और बी लिम्फोसाइट को जो ट्रिगर करता है कि नहीं तुम एंटीबॉडी बनाओ किसी एंटीजन के लिए या पैथोजन के लिए, वो टी लिम्फोसाइट है। तो एक्चुअल में इम्यूनिटी क्यों ख़राब होती है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी है एंटीबॉडी की वजह से, और एंटीबॉडी को बनाने वाली सेल बी लिम्फोसाइट है, और बी लिम्फोसाइट को स्विच ऑन या ट्रिगर करने या स्टिमुलेट करने वाली सेल है टी लिम्फोसाइट। और एड्स का जो वायरस HIV वायरस, ये जाकर के हमारे अंदर टी लिम्फोसाइट को ही खास करके इन्फेक्ट करता है, उन्हें मारना शुरू कर देता है, जिससे हमारी जो टी लिम्फोसाइट हैं बॉडी में रिड्यूस हो जाएंगी। और टी लिम्फोसाइट नहीं है तो बी लिम्फोसाइट को कोई भी स्टिमुलेट नहीं करेगा, और बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट नहीं होगी तो किसी भी पैथोजन या एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाई जाएगी। और एंटीबॉडी अगर हम नहीं बना पा रही है हमारी बॉडी, तो उस केस में कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में घुसेगा और कोई भी डिजीज़ कॉज करेगा, और एड्स के केस में यही होता है। अच्छा, एक इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, तो किसी भी पैथोजन या फिर किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिस दिन बॉडी में इन्फेक्ट करता है, उस दिन से जिस दिन उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस डिजीज़ के, उस डे को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एड्स के HIV वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कुछ मंथ से कुछ ईयर तक रह सकता है, जैसे 5 to 10 ईयर्स भी हो सकता है, जिसमें पर्सन में HIV वायरस है फिर भी उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, वो 5 साल या 10 साल बाद दिखाई देते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, ये सारे केसेस आप एक बार देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन में आ चुके हैं। अभी हमको मेन जो क्वेश्चंस और ज़्यादा आते हैं वो एड्स को कॉज करने वाले HIV वायरस के स्ट्रक्चर से आते हैं। तो स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पहली बात, कभी भी किसी भी वायरस का अगर कोई स्ट्रक्चर बोलता है बनाने को, तो बोलिए देखिए वायरस तो कोई एक सेल है ही नहीं, एक इनकम्प्लीट सेल हो सकती है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि बाहर रहने पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्रिस्टल लाइक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और बॉडी में घुसते ही वायरस लिविंग हो जाता है, इसलिए इसको नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग भी बोला जाता है। तो कभी भी कोई वायरस का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने का है तो 3 चीज़ें याद रखनी। एक वायरस में एक बाहर की तरफ इन्वेलप या आउटर कवरिंग होती है जो लिपिड की, प्रोटीन की और ग्लूकोज की बनी हो सकती है। लिपिड की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। तो किसी भी वायरस में 3 चीज़ें याद रखना। एक इन्वेलप जो कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हो सकता है। दूसरा, उसके अंदर एक जो कंपलसरी प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, एक वो प्रेजेंट होगी। और उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी। मीन्स किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है, या सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। फिलहाल में हम जिस डिजीज़ की बात कर रहे हैं एड्स, उसका जो कॉजेटिव एजेंट है HIV वायरस, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। इसको भी हमें याद रखना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA है कि डबल स्टैंडर्ड। तो याद रहे सिंगल स्टैंडर्ड RNA के ही 2 मॉलिक्यूल होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA के ही 2 मॉलिक्यूल होते हैं। और इस पॉइंट को हमें भूलना नहीं है कि HIV वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, और उसके 2 मॉलिक्यूल हैं। तो इस डायग्राम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी मैंने बोला फिर से कि जब भी आपको कोई वायरस बनाने कहेगा तो आप एक बाहर इन्वेलप बना देंगे जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। जस्ट उसके अंदर एक कंपल्सरी लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, वो प्रोटीन की बनी होगी, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। ठीक उसी तरह से जब हम बात करते हैं HIV के वायरस की, तो HIV वायरस की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी बहुत आसान है। याद रहे कि इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होगा, कैप्सिड होगी और जिससे प्रोटीन की बनी होगी, एक इन्वेलप होगा जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना हो। रही बात HIV वायरस को, तो हमें ध्यान देना है कि HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, और किसके कितने मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एक वायरस में। और कैप्सिड जो प्रोटीन की कवरिंग है ये कंपलसरी होती है, क्योंकि इन्वेलप हो भी सकता है किसी वायरस में, किसी में नहीं, लेकिन HIV वायरस में इन्वेलप भी है, इसको याद रखना। तो कैप्सिड जो कि प्रोटीन की कवरिंग है यहाँ पे 2 प्रेजेंट होगी, एक आउटर और एक इनर। ठीक इसी तरह इन्वेलप भी जो कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना है वो भी यहाँ पे 2 प्रेजेंट होगा, एक आउटर और इनर। और बहुत ही आसान है। जब बात करेंगे HIV वायरस के कैप्सिड की,
तो इसकी कैप्सिड मैंने बोला 2 लेयर हैं, जो इसमें आउटर कैप्सिड है उसको आपको P17 बोल देना है, आउटर कैप्सिड को P17 बोल देना है। ये देखिए P17 दिखाई दे रहा है, और अंदर वाली जो कैप्सिड या प्रोटीन की लेयर है उसको हमको P24 बोल देना है। और ठीक इसी तरह जब हम इन्वेलप की बात करेंगे तो इसमें इन्वेलप भी 2 याद रखने हैं, जो कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बनी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि लिपिड की बाई लेयर, और फिर उसमें 2 ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होगी। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसको हम याद रखेंगे कि जो आउटर ग्लाइकोप्रोटीन है उसको हम GP120 बोलते हैं, जो इससे ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया है। और जो इनर वाला इंट्रिंसिक जो लिपिड बाई लेयर में एम्बेडेड होगा, इस वाले पार्ट को, इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर या एनवेलप को हम GP41 बोलते हैं, इसको याद रखें। तो आउटर लेयर HIV वायरस की जो है ग्लाइकोप्रोटीन या एनवेलप की, वो GP120 बोली जाएगी, और इनर वाली जो बोली जाएगी वो 41 इनर वाली ही है जो लिपिड बाई लेयर के अंदर एम्बेडेड होगी, तो इसको इंट्रिंसिक एनवेलप भी बोला जा सकता है। तो जैसा कि हर वायरस में बाहर एक एनवेलप होगा, उसके अंदर कैप्सिड होगी और फिर जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ भी बाहर की तरफ एनवेलप, लेकिन 2 एनवेलप होगा, बाहर वाले को हमको GP120 और अंदर वाले को GP41 बोलना है। ठीक उसी तरह 2 प्रोटीन की कोट या कैप्सिड होगी, आउटर को P17 बोलना है और इनर को हमको P24 बोलना है, और जेनेटिक मटेरियल सिर्फ हमें 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA ले लेने, इसको याद रखना। ये स्ट्रक्चर हो जाता है HIV वायरस का, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, कभी भी कहीं भी कोई HIV वायरस है तो 3 उसमें मेन एंजाइम होंगी, जिसमें प्राइमरी एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये वही एंजाइम है जो HIV वायरस को रेट्रोवायरस बनाती है। मतलब ये एंजाइम जा कर के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस करती है, अपने खुद के RNA से DNA बना सकती है। साथ में प्रोटीएज और इंटीग्रेस, ये सारे चीज़ों का जितने भी एंजाइम है, 3 एंजाइम HIV वायरस में होंगे। इसके फंक्शन क्या है इसको अभी हम देखेंगे, ये कैसे इन्फेक्ट करता है किसी भी पर्सन को। याद रहे कि HIV वायरस एक पर्सन के अंदर जाने के बाद 2 सेल को इन्फेक्ट करता है। HIV वायरस किसी भी ह्यूमन बीइंग में अंदर इंटर करने के बाद 2 सेल को इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले वो जिसे इन्फेक्ट करता है और अपना घर बनाता है वो मैक्रोफेजेस सेल है। मैक्रोफेजेस सेल भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स या फिर किसी भी सेल को खा करके हमारी बॉडी को फ्री करते हैं पैथोजन से। तो मैक्रोफेजेस सेल को पहले इन्फेक्ट करता है HIV वायरस और इसको अपनी खुद का घर बना लेता है, इसलिए इसी को HIV फैक्ट्री भी बोलते हैं, इसी को HIV फैक्ट्री भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो जाकर के अंदर इन्फेक्ट ये 2 सेल को करेगा, एक मैक्रोफेजेस को और उसके बाद हेल्पर टी सेल को। तो याद रहे जब तक वो मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर घुसेगा, उसके अंदर रहेगा और डिवाइड करेगा, तब तक कोई भी खास सिम्टम्स ह्यूमन बीइंग में एड्स के नहीं दिखाई देंगे। और उसे HIV फैक्ट्री क्यों बोलना है ये अभी हम देखते हैं। और दूसरी सेल जिसको HIV वायरस इन्फेक्ट करता है वो हेल्पर टी सेल है। ये वही हेल्पर टी सेल है जो हमारी बी हेल्पर सेल को या बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडी बना करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करके पैथोजन को मारने वाला। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करने के बाद जब बहुत सारे HIV वायरस हो जाएंगे तो हमारी हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करेंगे और हेल्पर टी सेल में वो डिवाइड करके सारी हेल्पर टी सेल में लाइसिस करा के उसे ख़त्म कर देंगे। और बॉडी में अगर टी लिम्फोसाइट नहीं है तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, और अगर बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रही है किसी भी पैथोजन या एंटीजन के लिए, तो वो पैथोजन या एंटीजन हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे और उसी से जो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको सिंड्रोम बोलना है, और बाद में लास्ट में पर्सन की इससे डेथ हो जाती है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि HIV वायरस सिर्फ मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल को क्यों इन्फेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि HIV वायरस को जो GP120 है, जो आउटर जो कवरिंग है, एनवेलप है, वो जा कर के सिर्फ उसी सेल को इन्फेक्ट कर सकता है या बाइंड कर सकता है जिस पे CD4 रिसेप्टर नाम की प्रोटीन लगी हो, एंटीजन या सरफेस एंटीजन लगा हो। तो जो भी माइक्रोफेजेस होती हैं, जो भी मैक्रोफेजेस की बात कर रहे हैं या फिर हेल्पर टी सेल की बात कर रहे हैं, तो इनके ऊपर CD4 रिसेप्टर नाम की प्रोटीन लगी होती है। और किसी भी जो HIV वायरस है उसका जो 120 वाला पार्ट बाहर वाला कवरिंग बताया जा रहा है, ये इससे क्या करता है, बाइंड कर जाता है और इनको इन्फेक्ट करता है। एक HIV वायरस किसी भी सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है, तो बहुत आसान है। जब भी कोई वायरस हो तो एक पर्टिकुलर सेल पे जा कर के वो बाहर से ही उस पर क्या करेगा, एडहर कर जाएगा, चिपक जाएगा। और उसके बाद कभी भी HIV वायरस का कैप्सिड या एनवेलप या किसी भी वायरस का एनवेलप और जो उसकी कैप्सिड है वो कभी किसी सेल में इंटर नहीं करती है, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल ही किसी सेल में इंटर करता है या इन्फेक्ट करता है। ठीक इसी तरीके से जब HIV वायरस अंदर घुसा तो सबसे पहले उसने टारगेट किया है मैक्रोफेजेस को,
और मैक्रोफेजेस में जा कर के ये एचआईवी वायरस, मैक्रोफेजेस में जा कर के ये एचआईवी वायरस इसके CD4 रिसेप्टर से या फिर सरफेस एंटीजन से बाइंड कर जाएगा GP120 के कारण, जो आउटर कवरिंग या आउटर एनवेलप बताया जा रहा है ग्लाइकोप्रोटीन का। और उसके बाद उसकी 3 वही एंजाइम फिर से यूज़ होंगी जो अभी हमने देखा था। 3 एंजाइम एचआईवी वायरस में पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम उसमें आती है। सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगी कि इसके खुद के जो प्रोटीन कोड है, कैप्सिड है, उसको ब्रेक करके और अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए है उसको मैक्रोफेज या फिर टारगेट सेल में एंटर करा देगा, और साथ में उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इंटीग्रेज एंजाइम जाएंगे। इंटीग्रेज का नाम ही है ग्लू टाइप का, ये ग्लू का काम करेगा। ये मैक्रोफेजेस सेल में जा कर के जो न्यूक्लियस में नॉर्मल डीएनए है उस नॉर्मल डीएनए से काम करता है आरएनए को फिक्स करने का, लेकिन उसके पहले इस आरएनए को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। किसकी मदद से? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। तो जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड घुसा है मैक्रोफेजेस सेल में या हेल्पर टी सेल में इंटर करता है, तो पहले उसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। अब वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारी अपनी, अब वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि वायरस का था उसको अटैच कर देता है मैक्रोफेज या हेल्पर टी सेल के डीएनए से। हमारी हेल्पर टी सेल को या फिर हमारे मैक्रोफेजेस को ऐसा लगेगा, हमारी हेल्पर टी सेल को या हमारी मैक्रोफेजेस को लगेगा कि हमारा खुद का डीएनए है, और जितनी बार हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना, तो जितनी बार हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनाएगा, उतनी ही बार इस वायरस का डीएनए भी आरएनए में कन्वर्ट होगा। और एक्चुअल में ये आरएनए खुद एचआईवी वायरस है। एक्चुअल में यही आरएनए एचआईवी वायरस है, और हमारी मैक्रोफेजेस पूरी आरएनए से भर जाएगी, और एक तरह से हमारी जो मैक्रोफेजेस सेल हैं वो खुद आरएनए बना रही हैं। किसका? वायरस का, यानी खुद एचआईवी वायरस प्रोड्यूस करने लगती हैं। और इसीलिए हम मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री भी बोलते हैं। कई बार आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे ही जब बहुत सारे एचआईवी वायरस आपकी बॉडी में मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद बहुत सारे एचआईवी वायरस हमारे हेल्पर टी सेल में इंटर करेंगे और उस हेल्पर टी सेल को लाइसिस करा के मार देंगे। बॉडी में हेल्पर टी सेल कम हो जाएगी, और फिर वही हेल्पर टी सेल कम होने की वजह से बी लिम्फोसाइट भी आपकी किसी काम की नहीं है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। और बॉडी में अगर एंटीबॉडी नहीं बन रही है किसी पैथोजन या एंटीजन के लिए, तो कोई भी नॉर्मल डिजीज़ आपको हो सकती है। और बहुत सारी डिजीज़ एक साथ होने के कारण जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन में, उसी को सिंड्रोम बोला गया है। और याद रहे कि अभी ध्यान देंगे कि अफेक्ट करता है 2 सेल को, मैक्रोफेजेस को। पहले उसको अपना घर बनाएगा, एचआईवी फैक्ट्री बनाएगा। कैसे? तो ये मैक्रोफेज में इंटर करेगा। किसकी मदद से? तो अपनी खुद की प्रोटीएज एंजाइम से अपनी खुद की कवरिंग को तोड़ के जो उसका जेनेटिक मटेरियल वो सेल के अंदर इन्फेक्ट कर देंगे। यहाँ इसके आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चला करके, इसीलिए इन्हें रेट्रोवायरस बोलते हैं। और फिर इनके डीएनए को हमारे डीएनए से अटैच कर देंगे इंटीग्रेज या तीसरी एंजाइम की मदद से। और जितनी बार अब हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा यानी आरएनए प्रोड्यूस करेगा, उतनी बार वायरस का डीएनए भी आरएनए बनाएगा। और यहाँ आरएनए ही खुद एचआईवी वायरस है, और अब बार बार आरएनए का अमाउंट या एचआईवी वायरस का अमाउंट बढ़ेगा, जो उनसे निकल के मैक्रोफेजेस से हमारी हेल्पर टी सेल पे अटैक करेगा और उन्हें मार देगा। फिर वही होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। अगला कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल भी आते हैं इसके ट्रीटमेंट तो जनरली एचआईवी वायरस से हुआ एड्स क्योरेबल नहीं है। इसमें पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करके, और नहीं तो इसका परमानेंट क्योर नहीं है, इससे डेथ होनी रहती है। हाँ, लाइफ थोड़ी सी प्रोलॉन्ग की जा सकती है। तो कुछ क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि एड्स डिजीज़ का जो डायग्नोसिस है, जिसकी वजह से पता चले पर्सन को एड्स है या नहीं है, तो उस डायग्नोसिस टेस्ट का नाम बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो एलाइजा है। और एलाइजा जो है एड्स के डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे बोल रहे हैं। इसको भी कैसे एलाइजा टेस्ट होता है, किसी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये मेथड भी डाल दिया जाएगा कि कैसे एलाइजा से एचआईवी वायरस का टेस्ट किया जाता है, डायग्नोसिस की जाती है। ट्रीटमेंट इनक्योरेबल है, कांट बी प्रिवेंट डेथ, हम डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, हाँ, बट पर्सन या पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ
आपके कुछ ड्रग्स को या फिर कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करके। जैसे जो मोस्ट कॉमनली सबसे पहले जो एड्स पेशेंट के लिए बनी थी दवा या ड्रग्स, और आज तक जो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, सबसे ज़्यादा सही है, वो जिडोविडिन नाम की है, जिसको एजेटी भी बोलते हैं। एजिडोथाइमिडिन इस दवा का नाम याद रखना है। कुछ नहीं, कभी भी कोई भी एड्स के पर्सन को अगर कोई दवा दी जाती है तो बस वो इतना करती है कि वायरस के डिवाइड होने को या बनने की जो कैपेसिटी है या जो रेट है उसको कम कर दिया जाता है। और हम जानते हैं कि वायरस किस प्रोसेस की वजह से इंक्रीज़ कर रहा है या फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से। क्योंकि हमारे सारे HIV वायरस का जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अपने RNA से DNA बना रही है, फिर हमारा DNA खुद ब खुद ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बना रहा है, यानी HIV वायरस बना रहा है। तो जब भी हम किसी एड्स के पेशेंट को कोई ड्रग्स या मेडिसिन देते हैं तो वो कुछ नहीं, उस वायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ख़त्म करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्लो कर देगा, जिससे वायरस के मल्टीप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी है और जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो दवा यूज़ करते हैं इसमें वो जिडोविडिन या एजेटी है, फुल फॉर्म याद रखेंगे एजाइडोथाइमिडिन। ये पहले सबसे आई थी और आज भी सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और अगर किसी पर्सन को उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं या फिर ये दवा असर करना बंद कर देती है, वो उसके लिए रजिस्ट हो चुका है, तो ये सारे मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, इसको याद रखें। और ये सारे ड्रग्स का एक ही काम है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करके HIV वायरस के इंक्रीज़ करने को कम कर देते हैं रेट को। और ये जो निवोरैपिन है और जिडोविडिन है, ये खास करके प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर वो एड्स से सफ़र कर रही है। अगर कोई इन दोनों दवाओं के लिए इसके लिए रेजिस्टेंट हो चुका है तो उन्हें ये दवा भी दे सकते हैं, जैसे DDI डाइडियोक्सिनोसिन और DDC डाइडियोक्सीसाइटिडिन, और फिर D40 जिसका कॉमन नेम स्टेबिडिन भी है, इसको याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो एड्स से पर्सन को क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में या फिर और भी जगह में ज़्यादातर ये जो डिजीज़ फैलता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, किसी पर्सन को एड्स है, उसका इंजेक्शन कोई ले लिया, इंट्रावेनस ले लिया, उससे होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। मदर से चाइल्ड में भी हो सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं ये वायरस, इसलिए। तो याद रखेंगे, कुछ इसकी एजेंसियां और कुछ ग्रुप हैं जो लोगों को एड्स के बारे में बताते हैं और जानकारी देते हैं, जैसे नाको, इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है एग्ज़ाम में, तो याद रखेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ NGOs भी होते हैं जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जा करके गाँव में और अदर एरिया में लोगों को एड्स के बारे में बताते हैं कि इससे कैसे रोकना, इसको कैसे प्रिवेंट करना। एड्स डिजीज़ से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन जो कन्फ्यूजस हो जाता है उसको याद रखेंगे। एड्स एक नॉन कंजेनाइटल डिजीज़ है। नॉन कंजेनाइटल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो आफ्टर बर्थ होती है, जिससे हम एक्वायर्ड डिजीज़ भी बोलते हैं। ये जेनेटिकल नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होती है। हाँ, इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में ये हो सकती है, लेकिन उससे हम एक्वायर्ड डिजीज़ ही बोलेंगे, नॉन कंजेनाइटल ही बोलेंगे, कंजेनाइटल नहीं। दूसरा, ये कम्युनिकेबल है लेकिन नॉन कंटेजियस है। कोई भी ऐसी डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाती है, स्प्रेड कर जाती है, उसे हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, या उसकी टॉवेल या उसकी स्नीजिंग बबल्स या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से अगर कोई डिजीज़ फैल रही है तो कम्युनिकेबल के साथ साथ कॉन्टेजियस है। लेकिन अगर कोई डिजीज़ फैलती है लेकिन डायरेक्ट टच में आने से नहीं, या तो उसके लिए वेक्टर रिक्वायर्ड होगा ताकि उसके पैथोजन को इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ले जाए, या तो बॉडी फ्लूइड, जैसे एड्स के केस में इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जब तक हेल्दी पर्सन नहीं जाएगा, इसके वायरस या ये डिजीज़ नहीं फैलता है। तो एड्स एक कम्युनिकेबल लेकिन नॉन कंटेजियस डिजीज़ है, इसको याद रखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल होता है लेकिन कन्फ्यूजस होता है, इसको आप याद रखेंगे। हाँ, ये मदर से प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड में हो सकता है। एड्स कॉज करने वाला जो वायरस है, HIV वायरस, इसकी वैक्सीन इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि एड्स का जो HIV वायरस है, इसकी जो आउटर इन्वेलप है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 वाला इन्वेलप, GP120, ये बार बार सेट कर देता है। ये वायरस बार बार इसको सेट कर देता है और ये हाईली मॉडिफाई होती रहती है। तो जनरली कोई भी वैक्सीन या एंटीबॉडी जब हम इस वायरस के लिए अंदर डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, तो GP120 वो या पुराना वाला सेट करके नया बन चुका रहता है, हाईली मॉडिफाइड होता है। तो एंटीबॉडी उसको पहचान नहीं पाती है कि हम किस वायरस या पैथोजन को मारने आए थे, क्योंकि हर रेगुलर इंटरवल पे ये 120 वाला पार्ट जो है ये सेट कर दिया जाता है और हाईली मॉडिफाई होता रहता है। तो ये वाली कवरिंग रिस्पॉन्सिबल है जो बार बार चेंज होती रहती है और सेट करके दोबारा नई बना लेता है ये वायरस। तो वैक्सीन हमारी इस पर काम नहीं करती है।